अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द शो है कोई जवाब। मैं हूँ आपके साथ नातिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, कराची शहर की अगर हम बात करें तो फौरी तौर पे हमारे जहन में कुछ जो इससे मुंसलिक चीज़ें आती हैं, उसमें भत्ताखोरी भी है, उसमें स्ट्रीट क्राइम्स भी हैं, उसमें टारगेट किलिंग्स भी हैं। और ये कराची के शहरियों के लिए ना तो कोई नई बात है और ना कोई नई बात थी। आने वाले वक्त में नया रहेगा या नहीं रहेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर हम थोड़ा सा कंपेरिजन करें कराची का जो 2011 का साल गुजरा और आज जो 2012 का साल गुजर रहा है, उसमें टारगेट किलिंग में इसमें कोई दो राय नहीं है कि टारगेट किलिंग में वाज़े कमी वाक़ हुई है, रुकी नहीं है। अगर कोई इस ख़ामो ख्याल में है और इस ख़ाबो ख्याल में है कि टारगेट किलिंग का सफाया कर चुका है या टारगेट किलिंग का खात्मा हो चुका है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर हम स्ट्रीट क्राइम्स की बात करें तो जिस तरह से 2011 में स्ट्रीट क्राइम्स उरूज पे थे, 2012 में भी स्ट्रीट क्राइम्स उरूज पर हैं, शायद इसमें कुछ इजाफा ही हुआ हो। फिर हम बात करें जिसका आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा है, वो है भत्ताखोरी। और भत्ताखोरी का सिलसिला भी जिस तरह से 2011 में जारी है और सारी रहा, उसी तरह से 2012 में भी जारी है। इसमें नया क्या है? नया अगर कुछ है तो वो था MQM का एहतजाज, क्योंकि अचानक से हमने ये देखा कि कराची में भत्ताखोरी पर आवाम जो हमेशा से एहतजाज करती है, एक दफ़ा एकदम से MQM सामने आ गई और उसने एहतजाज इस पर शुरू कर दिया। और वो भी एग्जैक्टली एक दिन कबल, जब इसी मुल्क के सदर मुमलिकत का जो मुश्तरका ऐवान से उनका खिताब था। और उसके बाद क्या हुआ? वही दावे, वही यकीन दहानियाँ, वही वादे और वही हमारे सामने रहमान मलिक। इसका हल क्या है? अगर रहमान मलिक इसका हल है तो रहमान मलिक तो पहले भी ये करते रहते थे, सदर पे छोड़ा गया, सदर साहब ने वही उसी तरह से हिदायत जारी कर दी। लेकिन बहरहाल इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे, कुछ चीज़ें भी आपको दिखाएंगे ताकि आप लोगों की भी याद दहानी हो कि बेसिकली होता क्या रहा। और हम बोलते रहे लेकिन जो इत्तेहादी हैं वो खामोश रहे, हुकूमतें खामोश रहीं। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, इसके पीछे क्या था? जो गेस्ट हैं मेरे साथ, उनका मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। MP हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, हुमैरा अलवानी साहिबा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा अलवानी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। एंड थोड़ी देर में MQM से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा और MP में ख्वाजा इसारुल हसन साहब, वो भी हमें कुछ ही मिनट्स में ज्वाइन करेंगे। और हम इससे जाएंगे इस्लामाबाद, जहाँ से हमें सीनियर एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं हारून रशीद साहब, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून रशीद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। जी वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, भत्ताखोरी के हवाले से जिस तकसीम का MQM का एहतजाज आया और फिर जो सब कुछ हुआ, आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। अगेन तमाम जिम्मेदारियां दे दी गई रहमान मलिक साहब को और वो फौरी तौर पर कराची में आ गए और उन्होंने कहा जी, जिस तरह से मैंने टारगेट किलिंग का सफाया किया उसी तरह से मैं भत्ताखोरी का भी सफाया कर दूंगा। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि जब MQM आंखें दिखाए और MQM कुछ धमकियाँ दे या MQM जब पूरा शहर बंद करवा दे उसके बाद रहमान मलिक मैदान में आए? बहरहाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई रहमान मलिक की, जो कि वज़ीर दाखिला है वफाक के, और उसके साथ सूबाई वज़ीर दाखिला मंजूर वसान साहब, उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहमान मलिक साहब ने क्या फरमाया वो दिखा देते हैं आपको। पहले आज ये फैसला हुआ है कि वही जो इसके लिए सेल बने थे इन भत्ताखोरों के ख़िलाफ़ और किडनैपर के ख़िलाफ़, वो जो बहुत से अफेक्टेड एरिया हैं, नाम नहीं लूँगा क्योंकि किसी को ये ना हो कि मैं शायद कोई एथनिसिटी चाहता हूँ, लेकिन जो मशहूर जगह हैं जहाँ पे चोरी चिकारी डाके और वो अड्डे बने हुए हैं, सबको साफ़ करने का फ़ैसला किया गया है। और आज से मिडनाइट के बाद रेंजर, पुलिस और FC जो है वो हरकत में आ जाएगी। IGA साहब आपके सामने हैं और कुछ का मैं रात को भी दौरा करूँगा। और एक अच्छी बात ये हुई है कि ऐसा सिस्टम था जो हमारे पास नहीं था, उस सिस्टम को आज हमने इनको परमिट कर दिया है कि ये वो सिस्टम ले के बंदे की लोकेशन जो है वो ट्रेस कर सकेंगे। नाज़रीन, ये तो रहमान वाले कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। बता भी दिया कि आज रात से ऑपरेशन होगा, बता भी दिया कि इलाकों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सब जानते हैं जो इस हवाले से मशहूर इलाके हैं। और साथ ही ये भी बता दिया कि आज मैं भी उन इलाकों का दौरा करूँगा। जब सब कुछ आपने ही बता दिया तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करें? हारून रशीद साहब, आपसे पहले ज़रा जान लूँ आपका तजिया। जब रहमान मलिक साहब बता देते हैं किन किन इलाकों में ऑपरेशन होगा, कहाँ कहाँ जाऊँगा, आज रात से शुरू होगा, ये चीज़ें हम करेंगे, तो अब क्या वो जो भत्ताखोर हैं या जो भी कल्प्रिट्स हैं वो इंतज़ार में बैठे रहेंगे रहमान मलिक साहब के? देखिए, ये रहमान मलिक साहब ने जो कुछ कहा उसका तर्जुमा यह है, लियारी में होगा एक्शन और वो ट्रेस करने की, मोबाइल ट्रेस करने की टेक्नोलॉजी उनको दे दी गई है। मगर ये कोई तरीका नहीं है। एक तो आपने पॉइंट आउट किया कि जब प्रेशर आए तो उस वक्त एक्ट किया जाए, उस वक्त नहीं। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है।
और उसकी बुनियाद ये है सरप्राइज़ का एलिमेंट अपने पास होने चाहिए, ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, पुलिस को डीपोलिटिसाइज होने चाहिए, इम्तियाज़ नहीं होने चाहिए कि कौन से लिसानी ग्रुप है, कौन सी पार्टी के लोग हैं और कौन सा ग्रोह है, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मुजरम होता है, वो किसी जगह पनाह ले। मुजरम सियासी पार्टियों में पनाह भी लेते हैं, सियासी पार्टियां बाद अवत उन्हें पनाह देती हैं, बाद अवत वो पनाह लेते हैं, पार्टियों का कसूर नहीं होता। वो पीपल्स पार्टी में हो, ANP में हो, सुन्नी तहरीक में हो। जुर्म को ख़त्म करना मकसूद ही नहीं है। जब प्रेशर पड़ता है, लोग चीखते हैं, ताजर चिल्लाते हैं और अंदेशा होता है अनपॉपुलरिटी का और कारोबार रुक जाता है, टैक्स कलेक्शन रुक जाती है, उस वक्त होश आती है। लेकिन हारून रशीद साहब, हो तो रहमान मलिक जैसे, हाँ आपने ये तो कहा कि जब प्रेशर होता है, लेकिन वो प्रेशर इत्तेहादियों के प्रेशर पे एक्शन में आती है हुकूमत। ताजिर तो बेचारे चिल्लाते थे और चिल्लाते हैं और चिल्लाते रहेंगे। Who cares? वो MQM ताजरों के प्रेशर पे एक्टिव हुई और मेरे ख्याल में जो मैं समझ सका हूँ, मेरी राय में तो ऐसे ही हुआ। और इल्ज़ाम तो देखिए ना जी, कौन मुजरम है ये तो सबको पता है। पीपल्स पार्टी वाले MQM को मुजरम ठहराते हैं, वो सारी आप रिकॉर्ड निकाल लें और इनके क्लिप्स चलाएं। और MQM वाले ANP को ठहराते हैं, ANP वाले MQM को ठहराते हैं, और सुन्नी तहरीक का भी नाम आता है। ठीक है, और चीफ जस्टिस भी कह चुके हैं, ये मालूम है। ये जो आप जिन पुराने क्लिप्स की बात कर रहे हैं, बहुत पुराने क्लिप्स तो इस वक्त नहीं है, लेकिन जो हाल ही में हुआ पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान, वो क्या हुआ, जो कि अहम इत्तेहादी हैं। मुश्तरका ऐवान का जो खिताब था उसमें भी अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जलसा किया, उसमें उन्होंने 5वीं दफ़ा खिताब करने की दावत भी दी। सब मुबारकें भी हो रही हैं, सब मेलजोल भी हो रहे हैं, उसके बावजूद ये क्या हो रहा है। हैदर अब्बास रिजवी साहब जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर जिस तरह से वो बरहम होते हैं, क्या कहते हैं, आइए वो देखते हैं, फिर इन तमाम बातों के जवाब लेंगे उमैर अलवानी से। हमने हर जिम्मेदार शख्स से राब्ता किया है, चाहे वो वजीर दाखिला सिंध हो, चाहे वो वजीर आला सिंध हो, चाहे वहां पे दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग रेंजर्स के लोग हो, चाहे वो वजीर दाखिला वफाकी रहमान मलिक साहब हो, चाहे वजीर आजम पाकिस्तान हो, चाहे सदर पाकिस्तान हो। मगर मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इस मसले का हल सिवाय सदर पाकिस्तान के किसी के पास है ही नहीं। ना रहमान मलिक साहब कुछ कर सकते हैं, ना वजीर दाखिला सिंध कुछ कर सकते हैं, ना वजीर आला सिंध कुछ कर सकते हैं, ना वजीर आजम कुछ कर सकते हैं। नाज़रीन, ये थे हैदर अब्बास रिजवी। खासे बरहम दिखाई दिए, लेकिन ये बरहमी उनकी सिर्फ एक दिन के लिए थी, उसके बाद सब दोबारा से अच्छा हो गया और अच्छा हो रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ना रहमान मलिक कुछ कर सकते हैं, ना ही मंजूर वसान कुछ कर सकते हैं। अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो सिर्फ सदर आसिफ अली जरदारी कर सकते हैं। लेकिन आज कर कौन रहा है? जो हमने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, उसमें रहमान मलिक साहब थे और उसके साथ मंजूर वसान साहब थे। बहरहाल ये तो था वफाक में, यानी जो नेशनल हमारी असम्बली है, पार्लियामेंट है, उसमें बरहमी का इजहार MQM का। यही कुछ बरहमी हमने सिंध असम्बली के इजलास में भी देखी। उमैर अलवानी से मैं इस पर बात करूँगी। मुख्तसर सा मैं आपको दिखाऊँ कि शैला रज़ा साहबा ने क्या कहा उस तमाम तर बरहमी के वाक़यात के बाद और उस हल्ला गुल्ला के बाद, जिस तरह से सिंध असम्बली में जो कुछ हुआ उसके बाद। अब शैला रज़ा साहबा का उस पर क्या कहना था, उस वो डिप्टी स्पीकर थी, कार्रवाई वही देख रही थी। सुनते हैं शैला रज़ा साहबा। हुकूमती बेंचेस से लोग उठें और इस जोम में कि वो हुकूमत के लोग हैं, असम्बली के मुलाजमीन को जो है दहशत ज़दा करने की कोशिश करें, ये शायद दुनिया की तारीख़ का पहला मौका होगा कि अपनी ही हुकूमत में अपनी ही इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। तो ये हुकूमत क्या मैसेज देना चाहती है उन भत्ताखोरों को जो हमारे अवाम को जो है दहशत ज़दा कर रहे हैं? तो हुकूमत इस तरह से क्या पैगाम देना चाहती है? क्या ये पॉजिटिव पैगाम है हुकूमत का? नाज़रीन, आपने जानी थी हैदर अब्बास रिजवी साहब की बरहमी और ये थी शैला रज़ा साहबा की बरहमी, जो कि एक्टिंग स्पीकर थी उस दिन और रूलिंग इन्हीं के हाथ में थी। और आज पे ये भी शायद प्रेशराइज उनको किया जा रहा है कि वो उस दिन की रूलिंग को ख़त्म करें या उसको हज़फ करें। जी हुमैरा अलवानी, क्या कर रहे हैं आपके इत्तेहादी और क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए जी, उस दिन जो हुआ था वो तो इंतहाई अफसोस हो रहा था उस दिन, क्योंकि ये एक ऐसा हाउस है जहाँ पे ना सिर्फ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का झंडा भड़काया था, लेकिन उससे भी पहले 1940 में सिंध असम्बली वो वाहिद असम्बली थी जहाँ पाकिस्तान की फॉर्मेशन यानी पाकिस्तान के बनने की करारदाद पास हुई थी। तो इसकी सेंटिटी तो दूसरी असम्बलियों से
कहीं ज़्यादा है, क्योंकि ये असेंबली पाकिस्तान को बनाने वाली असेंबलियों में से एक यहाँ से पास हुआ था। ठीक है ना, लेकिन मुझे बताएं कि ये जो उस दिन आपके इत्तेहादियों ने किया और जिस इशू पे किया वो इशू वैलिड था, और उनका जो एक्ट था जो कुछ उन्होंने किया वो किस हद तक? देखिए जी, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि उस दिन हुआ क्या था। एक्चुअली उनके हाथ में बैनर्स थे और वो जैसे ही आए अंदर और उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, और वो जो बैनर्स थे वो आगे सीटों पे रखने शुरू कर दिए। मैंने स्पीकर साहब की चेयर पे भी वो एक तस्वीर अखबार में भी छपी है कि उनकी चेयर के ऊपर वो बैनर लगा दिया गया, और बारहा बहुत अग्रेसिव मूड था। और जैसे ही फिर नात और कार्रवाई शुरू हुई, नात और कुरान पाक की तिलावत के बाद फातिहा ख़्वानी हमेशा होती है, और उस फातिहा ख़्वानी को भी नहीं होने दिया, और एकदम से स्लोगन फातिहा ख़्वानी जो मरहूमीन होते हैं, अमूमन हम अपने शौदा के लिए, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के लिए, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कॉमन प्रैक्टिस है, कॉमन प्रैक्टिस इज ऑलवेज हैपन लाइक दैट। तो वो हम जैसे ही कराना चाह रहे थे तो वो भी नहीं करवाने दी गई, और स्लोगन स्टार्ट हो गए और चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। उस पर स्पीकर साहबा ने उनको यकीनन कहा कि आप बैठ जाइए, फातिहा हो जाए और दुआ हो जाए मरहूमीन के लिए, फिर आप अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जैसे अपने चेयर पे खड़े। अच्छा, उसके बाद तो जो कुछ हुआ वो सबने देखा। इसके बाद किसी ने उनसे ये जवाब तलबी की, इतनी हिम्मत हुई आपकी क़यादत को, आपके बड़ों को, कि जी पूछें कि जी आपने शैला रज़ा साहबा ने एक स्टेटमेंट तो दे दिया कि ये किसी तरह भी जायज़ नहीं है, ये किसी तरह से भी सूट नहीं करता, अनएथिकल है, कर्टिसी वाइज भी ख़राब है, तो फिर उसके बाद किसी ने बात की कि आप पार्लियामान का असेंबली का तकद्दुस पामाल किया गया, जो बहुत ही दुख दे रहा था उस वक्त। मैं भी तो यही कह रही हूँ, जवाब तलबी हुई, किसी ने जवाब तलबी तो कहीं ना कहीं तो कोई बात हुई होगी ना, तभी तो कौमी असेंबली का ज्वाइंट सेशन उन लोगों ने अटेंड किया, कहीं ना कोई बातचीत नेगोशिएशन हो गई ना, अदरवाइज उन्होंने वहां से भी बायकॉट का ऐलान किया था। आगे बढ़ते हैं, जो आज हम जिस पे हम बात कर रहे हैं, मुझे भत्ताखोरी के हवाले से बात करनी है। मुझे बताएं हारून रशीद साहब, आज जो मंजूर वसान साहब ये कहते हैं कि ये भत्ताखोरी आज का इशू नहीं है, एमकेएम इसको आज का इशू बना रही है, ये उन्होंने नहीं कहा, ये मैं कह रही हूँ। 1998 से कराची में भत्ताखोरी जारी है। अब आप मुझे ये बताएं कि ना तो कराची में 1998 में पीपल्स अमन कमेटी थी, अगर हम पीपल्स अमन कमेटी के लिए एमकेएम ये बात करती है, जिस तरह से शेर शाह वाक़े को भी उससे मंसूब करती है, प्लस ना एएनपी का इतना कोई जोर था कराची में, तो 1998 में भत्ता कौन ले रहा था? जब से आदमी इस दुनिया में आया है उस वक्त से सारे जराइम मौजूद हैं, कमो बेश उनकी नौइयत बदलती है। चोरी चकारी, गुंडागर्दी, कत्लो गारत, अर्ज टू डोमिनेट, दूसरों पे अमलाक पे कब्ज़ा करना और मनमानी करना, ये हमेशा से होता आया है। ये कोई बहुत ही आमकाना बात है कि ये कोई नई बात नहीं है। नई बात, कोई चीज़ नई नहीं होती है दुनिया में, आदमी नया होता है, तरीका वार नहीं, वो कह रहे हैं ना मंजूर वसान साहब का इशारा, मैं पूछना ही चाह रही हूँ कि मंजूर वसान साहब का इशारा किसकी जानिब है? अगर वो ये कहते हैं कि 1998 तो आप खुद मुतय्यन करें ना, मैं मंजूर वसान साहब के बयानात का वो इंटरप्रटेशन के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। गुजारी एक मुज़िका खेज बात है। देखिए, हर जुर्म किसी दूसरे जुर्म का रद्द अमल हो सकता है, लेकिन जुर्म से एक ही तरह डील किया जाता है। हुकूमत इंसान ने हज़ारों बरस पहले इसलिए बनाई थी, अपना वो टैक्स देता है, लोग उसकी अतात कबूल करते हैं, उसके सामने यानी उसे ताकत अता करते हैं ताकि उन्हें अमन व अमान दे, जस्टिस सिस्टम दे, टैक्स कलेक्शन करे और मुल्क का दिफा करे। ये चार काम होते हैं। ये चारों काम ये हुकूमत नहीं कर रही है। पिछली हुकूमतें भी इस मामले में कमज़ोर रही हैं, इन्होंने तो हद ही कर दी। और ये एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, फिर आप उस पर टॉक शो करते हैं, टेलीविज़न का कारोबार भी इससे चलता है, और भी बहुत से लोगों का चलता है, अखबार नवीसों का भी चलता है, लेकिन अवाम को ना अमन मुयस्सर है, ना इंसाफ मुयस्सर है, और ये झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं, बहानाबाजी करते हैं और अपना फर्ज पूरा नहीं करते। हारून रशीद साहब, मैं मुख्तसर से ज़रा ब्रेक लेती हूँ, और बहुत सारे सवालों के जवाब एमक्यूएम से चाहिए थे, और जो मेरे पास चीज़ें थी वो मुझे एमक्यूएम से चाहिए थी। एमक्यूएम की शमूलियत बहुत ज़रूरी है। मुख्तसर सा ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, उनसे जानेंगे कि 1998 में मंजूर वसान कहते हैं कि भत्ता कराची में शुरू हुआ। 1998 में कराची में भत्ता लेना किसने शुरू किया? मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं हमारे साथ रहेंगे।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो है कोई जवाब। और ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे ही हम जानेंगे, क्योंकि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसकी हमने बात की थी और जो हमने दिखाई भी थी रहमान मलिक साहब की, बावजूद इसके कि सदर से जब ये मुतालबा किया गया तो ये कहा गया कि सदर खुद इसमें इंटरवीन करें, ना रहमान मलिक इस सिलसिले में कुछ कर सकते हैं, ना मंजूर वसान इस सिलसिले में कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज हमने यही देखा कि सदर की इंस्ट्रक्शन भी उन्हीं रहमान मलिक के पास आई, उन्हीं मंजूर वसान के पास आई, और वही अगर कुछ करना है या कुछ कर सकते हैं तो वही दो शख्सियात कर रहे हैं। क्या इस पे ये सूरत हाल इत्मीनान बख्श है एमक्यूएम के लिए, ये एमक्यूएम के लिए काबिल कबूल है? ये हम बात करते हैं। जी ख्वाजा इजहार साहब, पहले तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने हैदर अब्बास रिजवी ने क्लियरली ये बोला था कि मंजूर वसान भी कुछ नहीं कर सकते, रहमान मलिक भी कुछ नहीं कर सकते। आज तो वही कुछ कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। कैसे पता आपको कुछ हो गया अभी? नहीं, अगर कुछ करने की कोशिश भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, तो ये दो शख्सियात कर रहे हैं। और कौन करेगा? आईजी सिंध के ऑफिस में प्रेसिडेंट तो नहीं बैठेंगे आगे, आईजी या होम मिनिस्टर के ऑफिस में प्रेसिडेंट तो नहीं बैठेंगे। आप लोगों ने तो इनको कहा था ना कि ये कुछ नहीं कर सकते। देखिए, हमें मालूम है, हमने एज ए पार्टी हेड और एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनसे बात की। और आप ये कैसे आपने सोच लिया कि इतने अरसे से आप लोग भी टीवी पे प्रोग्राम दिखा रहे हैं, हर इशू पे आप लोग रेस करते रहें, हर बंद ताजरों की मार्केट आपने दिखाई है, हर एसोसिएशन का मुजाहरा आपने दिखाई है, चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, कराची इत्तेहाद हो, ये सब आप पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। तो क्या ये यहाँ सूबे में मौजूद लोगों को नज़र नहीं आ रहा? क्या ये सूबे में मौजूद? सवाल है कि ये हमारा आप लोगों को एहतजाज आज ही नजर क्यों आया? ये आप लोगों को सदर के खिताब से एक दिन कबल ही नजर क्यों आया? नहीं, आपको क्या उससे पहले जो सूबे में हो रहा था? इससे पहले 5 दफ़ा स्टेटमेंट हमने राब्ता कमेटी की तरफ से दिए। इसके अलावा हर कोर कमेटी की मीटिंग का पॉइंट नंबर 1 होता है, जो कोर कमेटी प्राइम मिनिस्टर से बात करती है वो, और जो कोर कमेटी पीपल्स पार्टी के कुछ वज़रा हैं जिसमें वो, पहला पॉइंट होता है कि ये जो एक्सटॉर्शन वाला इशू है वो ख़त्म। इवन मैं आपको एक बात बताऊं, हमने स्टैटिस्टिक रखे हैं चीफ मिनिस्टर के सामने, 2 साल की FIRs, अव्वल तो FIR कटती नहीं है एक्सटॉर्शन की, लेकिन अगर कहीं कट भी जाए, कोई स्टैंड ले भी ले ताजर बरादरी में से, हमने 2 साल की FIRs रखी हैं, लिस्ट दी है कि देखें कौन कौन लोग मुलव्वस हैं, और सब के ऊपर पॉलिटिकल रिलीजियस शेल्टर है। अच्छा, अब आज मुझे बताएं, आज जो कार्रवाई हुई, और कार्रवाई नहीं, इनफैक्ट आज रात से कार्रवाई शुरू होगी और रहमान मलिक साहब फिर कराची में मौजूद हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप इससे मुतमईन हैं? देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है अपनी विश, या प्रेसिडेंट के जो ऑर्डर्स उनको मिले हैं प्रेसिडेंट साहब के, जो वो उन्होंने बताएं। हमें तो ग्राउंड पर चाहिए। आज हमें पता चला है ग्राउंड पर कि भाई कुछ मकामात पे 10-12 मकामात पे मनशियात के अड्डे ख़त्म किए गए। तो इसका मतलब ये था कि ये 10-12 मकामात पे जो अड्डे आज ख़त्म किए गए वो एग्जिस्ट करते थे। हमारी बात की यहाँ तौसीक हो जाती है। कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया गया, अब ये नहीं पता वो लोग कौन है, इंटरोगेट करेंगे पुलिस, ज़ाहिर अपना काम करेगी। तो ये आज से पहले क्यों नहीं हुआ? ये उस प्रोटेस्ट से पहले क्यों हुआ? क्या कानून में कोई लॉ मेकिंग तो करनी थी? तो मैं पूछ रही हूँ कि जो कुछ आप लोगों ने सिंध असेंबली में किया वो उस दिन से पहले क्यों नहीं हुआ? एकदम से आप लोग इतना ज्यादा ड्रग्स बेचना जुर्म है, ये कानून के अब बना है हमारे प्रोटेस्ट के बाद? क्या गैर कानूनी असला रखना जुर्म है, ये कानून अब बना है? क्या एक्सटॉर्शन की पर्चियां देना? आप एहतजाज करेंगे तो फिर गवर्नमेंट एक्शन में आएगी, ऐसा है? बाज़ दफ़ा गवर्नमेंट का ये नॉर्म्स होते हैं, ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होते हैं कि आपको एहतजाज करना पड़ता है। और हम 2 फेज़ में, ख़ास तौर पे लेजिस्लेटिव फेज़ जो है हमारा, और एक इम्प्लीमेंटिंग फेज़, तो इम्प्लीमेंटिंग फेज़ में तो हम ज़ीरो हैं, लेजिस्लेटिव फेज़ में मौजूद हैं। उन फ्लोर्स को हम उठाते हैं और हम उस पर शोर करते हैं। इम्प्लीमेंटिंग फेज़ में आप ज़ीरो हैं। और ज़रा मैं हारून रशीद साहब के पास जाती हूँ, उसके बाद मैं हारून रशीद साहब से वापस आती हूँ, तो फिर मैं आपसे भी बात करूँगी। हारून रशीद साहब, आप मुझे बताइएगा कि एमक्यूएम एक वो इत्तेहादी है जो कभी इत्तेहाद में आती है, फिर कभी इत्तेहाद से वापस चली जाती है, उससे भी उनकी बड़ी रिजर्वेशंस होती हैं, आज भी उनकी बड़ी हमें रिजर्वेशन नज़र आ रही हैं। यकीनन आपने भी सुनी होगी ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब की जो बात है। इम्प्लीमेंटिंग फेज़ में वो लोग ज़ीरो हैं, लेजिस्लेशन में वो लोग थोड़ा बहुत जो कर सकते हैं। तो क्या ये झलक हमें नज़र आई लेजिस्लेशन की जो सूबाई असम्बली में हुआ, सिंध असम्बली में, उसके बाद वफाक में, नेशनल असम्बली में? देखिए ख्वाजा साहब, अगर बुरा ना माने तो इतनी मुश्किल इस्तिलाहों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अमली तौर पर यह हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये ख्वाजा साहब ने कहा और ठीक कहा। बात यह है कि ये जमहूरियत के नॉर्म्स नहीं हैं कि चीख चीख के लोग मरे, चीख चीख के फिर कहा जाए, फिर दबाव बढ़ाया जाए, फिर सदर का खिताब ख़तरे में पड़े तो फिर वो बरूए कार आए। एहतजाज बरहक, एहतजाज हक है। हर अल्लाह के रसूल ने कहा
कि मजलूम ऊंची आवाज़ में बोल सकता है, इससे भी ज़्यादा एहतजाज कर सकता है जब उसके साथ जुल्म किया जाए। लेकिन ये बुनियादी तौर पे हुकूमत की तरजीह नहीं है जुर्म ख़त्म करना, इंसाफ मुहैया करना। बार बार मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, टैक्स कलेक्शन और मुल्क का दिफा, ये 4 हुकूमत के काम होते हैं। रोटी तो हम सब अपनी खुद कमाते हैं, अपने सारे काम खुद करते हैं। इज्तिमाई अदारे इसलिए बनते हैं, सियासी जमातें, कि वो शाइस्ता तरीके से लोगों को एड भी करें, हुकूमत पर जब ज़रूरत हो दबाव भी डालें और इक़्तिदार के लिए जायज़ तरीके से जद्दोजहद भी करें। मगर ये काम न सियासी जमातें कर रही हैं, वो जमहूरी खतूत पे मुनज़्ज़म ही नहीं है, आलमोस्ट माफियाज हैं और ख़ानदानों की गिरफ्त में है। लेकिन हारून रशीद साहब एजुकेट करें, क्या करें, क्या नहीं, वो ये कहते हैं कि जब हम एजुकेट करें ना, उनकी बात का मतलब तो ये निकलता है कि जब वो एजुकेट करें, जो काम आप कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं वही करें, ना उलझें ना मायूसी फैलाएं। जहाँ जिसकी जो गलती है उसको पॉइंट आउट करें। कराची शहर पाकिस्तान की तरक्की का इस्तारा था, रोशनियों का शहर था, बस के लिए कतार लगती थी, ये दूसरा दुबई बन सकता था। जुल्म और नाइंसाफ़ी की वजह से बाद एथनिक ग्रुप्स निशाना बनाया गया। अब नाम लेना अच्छा नहीं लगता। बाद जब भी जी किसी को इक़्तिदार मिला उसने नाइंसाफ़ी की, मनमानी की। जब भी बहुत कम ऐसा हुआ है कि इंसाफ से काम लिया गया। जब लिया गया है तरक्की भी हुई है, अमन भी कायम रहा है। अच्छा। अमन के जो उसूल हैं यानी कानून की पासदारी, वो सभी को मालूम है, लेकिन सब लोग ताकत हासिल करने की कोशिश करते हैं, इंसाफ के लिए कोशिश कम की जाती है। वो तमाम तो अदवार की, तमाम हुकूमतों की जिम्मेदारी है और उनकी नाअहली है, उनके फेलियर्स हैं जो हमारे सामने हैं। नहीं, इस तरह जनरलाइज ना करें। बात काम हुए हैं, मसलन एमक्यूएम के दौर में तरक्याती काम हुआ, नेमतुल्लाह खान के दौर में भी बहुत हुआ। अच्छा, जब जहाँ जो ज्यादती हुई है जनरलाइज ना करें, जो जहाँ गलती हुई है हम सब उसे समझते हैं और जुर्रत का मुजाहरा अलबत्ता कम किया जाता है, ज़राए अबलाग भी कम करते हैं, बिल्कुल वाज़े तौर पर बयान नहीं करते शाइस्तगी के साथ, मगर जुर्रत के साथ मामला वाज़े करना चाहिए। हम सब की जिम्मेदारी है, हमारा मुल्क है, ये हमारा घर है। ज़राए अबलाग जो है वो हिम्मत से काम नहीं लेते या वो भी शाइस्तगी के साथ ही ले सामने लेकर आए। जब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि मंजूर वसान साहब फरमाते हैं कि 1989 से भत्ताखोरी यहाँ पे शुरू हुई कराची जैसे शहर में, तो 1989 में आप मुझे बता दीजिए ना उसी शाइस्तगी से के साथ कि 1989 में मुझे बताने में क्या तमुल है। वो एमक्यूएम पे इल्जाम लगा रहे हैं और आप कराची के लोग जानते हैं कि एमक्यूएम भत्ता लेती थी या नहीं लेती थी, मुझसे क्या पूछते हैं आप? अच्छा, यानी 1989 में जो मंजूर वसान साहब क्या कहना है वो ये है कि वो अब वो ये बात कर रहे हैं कि जी भत्ताखोरी जो है वो एमक्यूएम ने स्टार्ट की। उनके बयान का मतलब तो यही है, कोई और मतलब है तो मुझे समझा दें। उनके बयान का मतलब यही है। देखिए जी, पहली बात तो मैं मंजूर वसान साहब की स्पोकमैन नहीं हूँ। नहीं, स्पोक्समैन मुझे पता कि मंजूर वसान ने इंडिविजुअली या पर्सनली ये बात पर्सनल लेवल पे, पर्सनल कैपेसिटी पे नहीं की है, उन्होंने एज अ होम मिनिस्टर की है और आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रही हैं। देखिए जी, अब जो उन्होंने कहा है उनके दिमाग में जो है वो उनको मैं तो इंटरप्रेट नहीं कर सकती। आप इससे एग्री करती हैं कि 1989 में कराची में भत्ताखोरी का आगाज हुआ? ये आप ही ने बताया है, क्योंकि आप ही मैंने कोट किया कि मंजूर वसान साहब ने कहा। हाँ, अब वो मंजूर वसान साहब जाने और उनकी वो ख्वाब देखने की सलाहियतें जाने, मुझे नहीं एग्जैक्टली पता है कि कब से शुरू हुआ। मैं सिर्फ बात ये कहना चाहूँगी, और ये क्योंकि आपने ये बात उठाई है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि उस वक्त जो असेंबली में हो रहा था, एक तो हमारे लिए बहुत अफसोसनाक था क्योंकि हम उस हाउस की सेंसिटिव बरकरार रखना चाहते थे। अब आपको शायद याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया था टारगेट किलिंग के हवाले से, भत्ताखोरी के हवाले से, और कुछ पार्टीज़ के नाम सामने आए थे और उन नामों में यकीनन सब पार्टियों के नाम थे। तो अगर वो एहतजाज बजाय के ऐवान में हुआ, वो अगर एहतजाज काबीना में हो जाता, क्योंकि काबीना का तो ये भी हिस्सा है, 12 वजारतें हैं, एडवाइजर अभी भी जान भाई हैं। मेरे कहने का अगर मैं आपकी ये बात मान लूं कि वो एहतजाज गलत था, मैं कंप्लीट कर, तो हुकूमत बाद में एक्शन में क्यों आती है? उस एहतजाज के बाद मैं एहतजाज से नाराजगी नहीं है मेरी एहतजाज, कौन कह सकता है एहतजाज गलत था? मैं एहतजाज से नाराजगी नहीं है, मैं कह रही हूं इत्तेहादी है। तो यही बात शैला रज़ा ने भी की कि ये तो एक तारीख बन गई। इत्तेहादी का मतलब ये नहीं होता कि हर बात पे जी हुजूरी की। जी, मैं एक बात कंप्लीट कर लूं ना। नहीं, मैं 4 साल में जो रोल एमक्यूएम ने देखिए 4 साल में जो कुछ हुआ सिंध असेंबली में, वो तो शैला रज़ा जो कि उस वक्त एक्टिंग स्पीकर थी, वो खुद कहती है कि ये तो तारीखी अमल है कि जी असेंबली में इत्तेहादी होके वहाँ के अमले को हरास कर रहे हैं, चीज़ों को तोड़ फोड़ कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप उनसे पूछे ना, शैला रज़ा को लाएं एज ए स्पोक्समैन, तो फिर हम बात का जवाब देंगे आपको। हम फिर शैला साहिबा को बताएंगे कि सीएम साहब ने क्या काम बताएंगे, स्पीकर साहब निसार खोड़ो ने क्या काम बताएंगे, प्रेसिडेंट साहब ने क्या कहा उनके अल्फाजों पे हम बताएंगे, फिर ऑन एयर आप उन्हें ले शैला रज़ा साहिबा को ले आऊं तो फिर आप बताएंगे? बताते हैं, अगर वो यहाँ अगर ये बात उन्होंने की है
तो फिर हम उन्हें बताते हैं कि इस बात का जवाब की है, आपने नहीं सुनी? उस बात आज रजा साहब का स्टेटमेंट उसी पे चल रहा था कि मीडिया पे शैला रजा साहबा ने ये बातें करी हैं। देखें, उस बात पे जो बात की है उसके वो सीएम ने भी कंडेम किया जो उन्होंने बात की है। पीर मजहर ने फ्लोर पे खड़े होकर, अब आप बात कर रही हैं तो आज की भी पीर मजहर साहब की स्पीच चली है, जो इनके पार्लियामानी लीडर है, पीपल्स पार्टी के पार्लियामानी लीडर है, उन्होंने खड़े होकर कहा है कि आप सूरत हाल खराब करना चाहती है तो हम सब लोग बैठ जाते हैं। किसको कहा है? शैला रजा को कहा है? डिप्टी स्पीकर साहिबा को। वर्डिंग है फ्लोर के ऊपर। इसका मतलब ये है कि बड़ा टेका है नहीं, पीर मजहर साहब ने कहा है, पीर मजहर साहब को हमारे सेक्टर इंचार्ज नहीं है, हमारे एमपी नहीं है, पार्लियामानी लीडर है पीपल्स पार्टी। ऐसा 2 दिन में आप लोगों ने ऐसा क्या किया कि पीर मजहर साहब बहुत ही सीजन पार्लियामेंट है। देखिए, आप पार्लियामेंटेरियन नहीं ना, आपको नहीं पता रूल्स ऑफ बिजनेस क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं, यहाँ भी आप बैठकर जज भी हैं, पार्लियामेंट भी है, चीफ मिनिस्टर भी है। मीडिया के साथ बदकिस्मती ये है कि वो एक एंकर जो है ना, वो सारा डिसीजन मेकर नहीं होता। हम तो डिसीजन मेकर बन ही नहीं रहे ना, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। अब आप कह रहे हैं पीर मजहर भी टैगा, अरे वो पार्लियामेंटेरियन है, उसे पता है रूल्स ऑफ बिजनेस क्या है। पीर मजहर को पता है कि स्पीकर क्या कह सकता है, स्पीकर क्या नहीं कह सकता। आप बराबरी की बुनियाद पर जवाब दे दें। पहली बात तो मुझे ये बताएं कि इन्होंने ये एहतजाज काबीना में क्यों नहीं किया। 12 वजीर हैं, अगर 12 पीपल्स पार्टी के वजीर हैं तो 12 एमक्यूएम के भी वजीर हैं, 2 एएनपी के वजीर हैं, तो ये एहतजाज काबीना में क्यों हुआ? ये ऐवान का तकद्दुस इस तरीके से हमें बताने वाली कि हम कहां एहतजाज करें और कहां ना करें। ऐवान का तकद्दुस इसलिए पामाल हुआ कि एक दिन पहले आपका स्टेटमेंट आया था कि जी ऐवान हम खाली करके दिखाएंगे क्योंकि ये औताक बनाया हुआ है वडेरों ने, और आपने वडेरों को इस तरीके से हैरास करना चाहा। अगर आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी वडेरों की पार्टी है तो क्यों कोalition में बैठे हैं, क्यों वजारतें लेके बैठे हैं, क्यों काबीना के मेंबर हैं? कहीं ना अपने प्रेसिडेंट से 90 वो आए थे। अब आपकी कैपेसिटी से बड़ा जुमला कह रहा हूं मैं आपको, अब आप अपने प्रेसिडेंट को जाकर इस रेजिग्नेशन सबमिट करें कि आप 90 गए थे। वो तो वडेरों को मुस्तकिल बुरा भला बोलते हैं, और अगर असेंबली की सैंक्टिटी आप मुझे डिफाइन करें ना, इतने बुरे हैं तो क्यों कहीं प्रेसिडेंट से कहें, आस्क योर प्रेसिडेंट मैडम, उन्होंने माय डियर कोलीग, आस्क योर प्रेसिडेंट, आस्क योर प्रेसिडेंट प्लीज, बिल्कुल कहिए। अब आप इस तरीके से तो हैरेस नहीं करेंगे ना। देखिए, बात ये है कि अगर करना चाहती हूं, मैं नहीं आ रहा कि ये इत्तेहाद खैर चल रहा है, लेकिन देखिए जी इत्तेहाद चल रहा है। आज आप ये कह रही हैं कि समझ में नहीं आता तो ये इत्तेहाद ना रखें। ये कहते हैं कि जाइए जी अपने सदर से पूछिए। देखिए जी, हम सदर से तो पूछेंगे, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि ऐवान के तकद्दुस बरकरार रखना इनकी जिम्मेदारी नहीं थी। क्या ये वो ऐवान नहीं है जिसने पाकिस्तान की करारदाद पेश की? क्या ये वो ऐवान नहीं है जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार पाकिस्तान का झंडा लहराया? क्या उसका एहतराम जरूरी नहीं था? क्या वो पेपर फाड़ के मेंबरों के मुंह पे मारना जरूरी था? क्या एक एमपीए को बाजू से पकड़ के ऐवान में घुमाना जरूरी था? क्या इस तरीके से एमपीए के साथ फिर आपसे कहूंगा नादिया मिर्जा, आपसे मैं फिर कहूंगा, ये अपनी पार्टी की लाइन को नहीं जानती। आज फ्लोर पर आप बता दें मेरी पार्टी की लाइन मुझसे ज्यादा आपको फ्लोर पर आपको नहीं पता ना, उन मीटिंगों का आप पार्ट नहीं थी ना जिसमें ये बात आप बता दें। आज या तो आज आप असेंबली में आपने सुना नहीं, आप सुन नहीं रही थी। पहली चीज़, सैंक्टिटी के ऊपर एक रूल कोट कर सकती है मुझे ये रूल्स ऑफ बिजनेस का कि ये जो हमने प्रोटेस्ट की ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, नंबर 1। नंबर 2, आज पहले फैसल सजवारी भाई ने खड़े होकर बाकायदा तौर पर जदोई बरादरान दोनों उनसे एज ए डिप्टी पार्लियामानी लीडर एमक्यूएम माजरत की है। जवाब में मसरूर जतोई साहब ने तकरीर की है, उन्होंने हमने ऑन रिकॉर्ड किया, उन्होंने उस माजरत को एक्सेप्ट किया, अपने गुड गेस्चर का मुजाहरा किया। पीर मजहर साहब ने उसके ऊपर इसको वेलकम किया। आपको क्या परेशानी है जब एक चीज तीनों पार्टियों में दरमियान तय हुई तो विद इन द पीपल्स पार्टी मैं ये सोचूं ये इमरान खान वाला जो जुमला कहते हैं जी मुकमुका हो गया। देखें, फ्लोर पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, एक माहौल गर्म था। जतोई साहब अपने पॉलिटिक्स में वो किस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग हमने अपने मेंबर की तरफ से हमने अपने मेंबर से पर्सनली भी, हमारे जिस मेंबर ने उनको इश्तिहाल में ये बात की मिसबिहेव किया, पर्सनली भी माजरत करवाई। फ्लोर पे एज ए एमक्यूएम हम अपना, हमें मालूम है कि जो चीज हुई वो आप लोग ठीक है, आप लेकिन शी इज नॉट रिप्रेजेंटिंग नेशनल पीपल्स पार्टी, शी इज रिप्रेजेंटिंग पीपल्स पार्टी। तो पीपल्स पार्टी की जो राय है वो मैंने आपको स्टैंड पे आज भी कायम है। मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्लियर हो गई, बत्ताखोरी खत्म करने की स्टैंड पे आज भी कायम है। देखिए, जहाँ तक बत्ताखोरी की बात है तो मैं आपको बताऊं, अपना घर जो होता है ना, चाहे वो टारगेट किलिंग हो चाहे वो भत्ताखोरी हो, हमारा घर में रहने वाला कोई भी फर्द ये नहीं चाहता, चाहे वो पीपल्स पार्टी का फर्द हो, एमक्यूएम का हो, एनपी का हो, कि वो घर उजड़ जाए।
जब घर उजड़ रहा है और सूरत हाल इतनी ख़राब है कि इंडस्ट्रियाँ शिफ्ट हो रही हैं। आज आप ये कह रहे हैं कि कोई भी नहीं चाहता कि घर उजड़े, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, और जब आप लोग इस पर एहतजाज कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि हुकूमत की सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है। देखिए जनाब, जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम इस घर वाले हैं, हम ओन करते हैं शहर को, पीपी ओन नहीं करती, और जब हमने इल्जाम करना नहीं करती, नहीं वो भी रहते हैं, उनके भी मेंबरान और उनकी सरपरस्ती में हो रहा है, तो जाहिर है कुछ लोगों के हमने दिए ना प्रेसिडेंट को नाम। हम आपसे यही तो गुजारिश कर रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड, कि हमने बात की है, ठीक है ख्वाजा साहब, यहाँ है। मुझे हारून रशीद साहब जरा आप अपना तजिया दीजिएगा बीच में, कि मैं तो थोड़ी सी मुझे समझ में नहीं आ रही बात। मतलब एक तरफ जब एहतजाज आता है तो इतना एक्सट्रीम पे जाता है और ये कहा जाता है कि जी पीपल्स पार्टी की हुकूमती लोगों की सरपरस्ती में ये सब चीज़ें हो रही हैं, और आज ही कहा जाता है कि जी कराची को सब ये लोग ओन करते हैं, जो कराची की जमातें हैं। कोई भी ये नहीं चाहता कि ये जो अपना घर है वो घर उजड़ जाए। कुछ लोग हैं ना जिनके नाम हमने दिए गए, आप वो क्यों बीच में से माइनस नहीं? देखिए गुजारे ये है, वो नाम कौन से, अगर ये मुझे इजाजत क्यों बताएं हम, तो फिर आप मुझसे पूछे भी नहीं। मुझे इजाजत मुझे तो पता ही नहीं। जी हारून रशीद साहब। भाई मुझे इजाजत है बात करने की या नहीं है? फरमाइए हारून रशीद साहब। देखिए गुजारिश ये है कि आप इनके पिछले बयानात निकालें सबके, ये सब एक दूसरे को मुरद इल्ज़ाम ठहराते हैं और इंतहाई सतह पर मुरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। अदालत की कुछ ऑब्जर्वेशंस भी मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन हैं। ये सब लोग कसूरवार हैं। मुश्किल ये है कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने के बाद, बहस मुबाहिसे के बाद ये मामला ख़त्म हो जाता है। जब कोई प्रेशर बढ़ा देता है तो उसकी बात मान ली जाती है। जहाँ तक तो एहतजाज का ताल्लुक है तो बिल्कुल ईवान में क्या, सड़कों पर भी MQM का हक़ है कि एहतजाज करे। कोई ये तो काबीना में क्यों करें, और उससे बात कोई कहेगा कि जी टेलीफोन पर ही आप कह देते तो काफ़ी था। एहतजाज सभी का हक़ है। मामला ये है कि ख़राबी कहाँ से पैदा होती है आप सब जानते हैं। एक्ट नहीं किया जा रहा, पुलिस पॉलिटिसाइज है। अगर पुलिस चाहे इसको ठीक कर सकती है और मेरिट पे किया जाए। देखिए कोयटा के कोर कमांडर ने, जो रेंजर्स के कराची के सरबराह रह चुके थे, जनरल कैनी से कहा 3 दिन में ये मसला हल हो सकता है। उन्होंने हुकूमत से बात की, हुकूमत की इजाज़त से, सूबाई हुकूमत की आशीर्वाद से रेंजर्स डिप्लॉय किए गए, बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की गई और किसी सियासी जमात को एतराज़ उस पर नहीं हुआ और 3 दिन में अमन हो गया। रोज़ की 5, 7, 10 लाशें गिर रही थी। बिल्कुल सीधा नुस्खा है। कोई आदमी, चाहे वो मैं हूँ, आप हों, कोई हो, वो अगर कसूरवार है उसे कानून सजा दे, प्रॉपर तफ्तीश हो, अदालतें काम करें। ना पुलिस काम कर रही है, ना अदालतें काम कर रही हैं, ना इंतज़ामिया को मौका दिया जा रहा है। ये गिव एंड टेक हो रहा है। शहर पर कब्जे की जंग है और उसूलों पे नहीं चला जा रहा। एहतजाज में MQM बरहक है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अमन मुहैया करे। ये तकरीरों का मसला नहीं है, अमन का मसला है। अगर ना पुलिस काम कर रही है, ना हुकूमतें काम कर रही है, ना अदालतें काम कर रही हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो ये मुल्क कैसे चल रहा है? मुल्क इसलिए चल रहा है, थोड़ा मुल्क क्या ठीक चल रहा है? मुल्क एक बनाना रिपब्लिक की तरह चल रहा है। इतनी बड़ी पोटेंशियल का ये मुल्क, कराची के लोग इतने बासलाहियत हैं कि पूरे मुल्क की इकानमी तनहा ये चला सकते हैं ट्रेड से और इंडस्ट्री से। और मुल्क उस तरह नहीं चल रहा है जैसे चलना चाहिए। लोग खतरे गुर्बत से नीचे जा रहे हैं, अमन नहीं है, इंसाफ नहीं मिल रहा, अदारे ठीक काम नहीं कर रहे, न इल्मी ग्रोथ हो रही है, न सेहत बेहतर हो रही है, न कम्युनिकेशन ठीक है, अदारे मर रहे हैं, करप्शन है, बाहर से गैर मुल्की इमदाद की भीख मांगी जाती है, उसके एवज खारजा पॉलिसी यरगमाल पड़ी है। मुल्क क्या इस तरह चलते हैं? 98 तक सूरत हाल ये थी कि हमारी शरह तरक्की इंडिया से 3 गुना थी, अब इंडिया की हमसे 3 गुना है। ये 88 से अजीब जमहूरी दौर शुरू हुआ है। जमहूरियत तो होनी चाहिए मगर आज़ादी के साथ डिसिप्लिन भी होना चाहिए। जमहूरियत होनी चाहिए, आज़ादी के साथ डिसिप्लिन भी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। नाज़िम, मैं मुख्तसर सा ब्रेक लूँगी और एक से वापस आऊँगी तो मैं दोबारा से ये याद दहानी कराऊँगी पीपल्स पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी, MQM के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी, कि ये जो कराची में भत्ताखोरी का अचानक जो आप लोगों ने शोर किया, MQM ने शोर किया, बहुत अच्छा हुआ कि किया। बहुत अच्छा हुआ कि आपने जो हुकूमत वक्त है उनकी नज़रें इस जानिब की, और कुछ ना कुछ अगर हम देखें शायद कुछ ना कुछ एक्शन हो ही जाएगा। लेकिन ये मसला आज का नहीं है, ये मसला कल भी था, ये मसला परसों भी था। जनवरी 2012 में भी हमने एक प्रोग्राम किया था, उसके क्लिप्स भी आपको दिखाएंगे। उस वक्त हमने ये सवाल किया था कि कहाँ थी MQM, कहाँ हैं यहाँ के स्टेक होल्डर्स। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन टू द शो है कोई जवाब। और ये था MQM का एहतजाज और भरपूर एहतजाज। लेकिन हमारा सवाल ये है कि बहुत अच्छा किया आपने कि एहतजाज किया, लेकिन फिर हम ये भी कहेंगे कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते जनवरी का हमारा रिकॉर्डेड एक शो, उसके प्रोड्यूसर से कहूँगी कि कोई मुख्तसर सा क्लिप्स दिखा दें, शॉर्ट क्लिप्स दिखा दें। टाइम की कमी है, लेकिन सिर्फ हमें इस्टेब्लिश करना है कि हमने ये जनवरी में चुन किया था, उसका कराची की सूरत हाल क्या थी। गुरु मंदिर से लेकर वाटर पंप तक जितनी भी मार्केट है, जितनी भी दुकानें हैं, सबके दिमाग में यही खौफ सवार है कि किसी लम्हे को पर्ची आ जाएगी, किसी लम्हे को फ़ोन आ जाएगा, किसी लम्हे कोई थ्रेट आ जाएगी। ये ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमत ने भत्ताखोरों को अगवा बराए तावान करने वाले मुजरिमों को कोई लाइसेंस दे दिया है। पिछले दिनों जब बहुत ज़्यादा हाइप पे थी ये चीज़ें और बहुत पर्ची भत्ता टारगेट किलिंग, वो सिलसिला ख़त्म हुआ था, दोबारा से शुरू हुआ है या ख़त्म ही नहीं हुआ था, सिलसिला चल रहा था, कुछ कमी पेशी हुई है? मैं यस कर रहा हूँ, मैं आल कराची ताजिदात का भी सदर हूँ, लियाकताबाद ताजिदान मार्केट का भी सदर हूँ। बड़ा अफसोस की बात यह है कि हम 70% कराची रिनो देता है और उसके साथ 10% भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाता हमें। बहुत अफसोस की बात है। और ताजिर जितना अज़ियत में गुजर रहा है, इससे ज़्यादा कभी अपनी लाइफ के अंदर मैंने इतनी अज़ियत देखी नहीं है। कब तक हम ताजिरों की लाशें उठाते रहेंगे? नाज़रीन, ये था एक ताजिर बरादरी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनका सवाल था कि कब तक हम ताजिरों की लाशें उठाते रहेंगे। ताजिर आज शदीद अजियत से गुजरा है। मेरा सवाल MQM की वो जमात है, क्योंकि कराची के स्टेक होल्डर हैं, तो इन पे जिम्मेदारी भी उतनी आयद होती है। जब समटाइम्स जब MQM से सवाल करो तो वो थोड़े से नाराज़ भी होते हैं इस बात पर कि जी आप हमसे ही क्यों सवाल करते हैं। हम आपसे सवाल इसलिए करते हैं कि आपसे एक्सपेक्टेशन हमारी ज़्यादा हैं। इज़हारुल हसन साहब, ये तो सिर्फ पर्चियों का जिक्र था, मैं आपको दिखाऊँ, आपने अपने पहले एक प्रोग्राम में भी दिखाई थी, ये वो गोलियाँ आप भी देखिए, ये हैं वो कफन, ठीक है, ये अलामती कफन, इसमें ये पर्चियाँ आती हैं और उसमें ये लिखा होता है कि हमें 50 लाख की ज़रूरत है। अगर इसमें इस बंदे का नाम ये पुराना हो गया इसलिए ये कलर, वरना ये रेड कलर होता है जिसके सिंबॉलिकली उसको ब्लड के लिए उसको यूज़ किया जाता है। उसमें ये गोलियां आती हैं, कफन को बांधा जाता है कि इतने पैसे आपने नहीं पहुंचाए, हो सकता है आपके इल्म में ना हो, इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि आपने इतने पैसे नहीं पहुँचाए, तो ये जो गोलियाँ आपके हम इसमें साथ में दे रहे हैं, ये आपका मुकद्दर बनेंगी। हमने ये पहले प्रोग्राम में भी दिखाया था, अगर कैमरा इसको जूम इन कर सके तो मैं मुख्तसर सा दोबारा दिखाऊँगी कि ये इस तरह से ये नाम लिखा हुआ होता है और ये कफन, ये बाकायदा इस तरह से ये कफन के तौर पे सिंबॉलिकली भेजा जाता है इन पर्चियों के साथ। और ये वो कुछ एप्लीकेशंस हैं जो बार बार मुख्तलिफ थानों में और CPLC वगैरह में दर्ज कराई जाती हैं। लेकिन मुझे ये जानना है आपसे, पहले तो इज़हारुल हसन साहब, आप लोगों को अचानक ख्याल आया, अच्छी बात है, अभी भी आया, लेकिन उस वक्त आप लोग कहाँ थे जब मैंने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था? उस वक्त भी ताजिर इसी तरह से सड़कों पे रो रहे थे। पहली चीज़ तो आप कहाँ थे और हम कहाँ थे? CNBC की वजह से ना हम शहर कंट्रोल कर रहे हैं, ना आपको हम बताने के जवाब दे हैं, ना पाबंद हैं। आप हमें अगर हमसे पूछा, आपने हमें बुलाया, हम यहाँ गए, मेरी बात कंप्लीट होने ना। आप कहाँ थे? आपका प्रोग्राम, आप जहाँ मर्जी प्रोग्राम करें तो हम आपके पीछे पीछे भागते रहेंगे कि आप आप मेरे पीछे बात नहीं करें, मैं तो अवाम का मौक़िफ़ जान रही हूं। मैं आपको बता रहा हूँ मसलों पे तो बात करेंगे। कौन है ताजिर? ये जिन ताजिरों को आपने दिखाया कौन है? ये कौन सी दुकान है? वाटर पंप है, ये गुलबहार, ये रनछोड़ लाइन, ये डैंसॉल, कौन है? ये MQM है। ये MQM के वोटर्स हैं। बिल्कुल। आपको याद होगा इन ताजिरों को कहाँ कहाँ किस किस फोरम पे हमने नहीं भेजा और कहाँ कहाँ ये खुद नहीं गए। तो फिर क्यों मैं आपको बताता हूँ कहाँ गए। अब आप कह रहे हैं ना आज एहतजाज क्यों हो रहा है, ये चीखें निकालने के लिए काफी है। ये चीज आज आपने आवाम को बताई है जो हमें 3 साल से पता है। जी नहीं, मैंने जो हमें 3 साल से पता है, ये आज से 6 महीने प्रोग्राम किया था, हमें ये बात 3 साल से पता है। आपने 3 महीने पहले दिखाई है, 6 महीने पहले बताइए। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के बाद जो डेलीगेशन गया वहाँ भी कंप्लेंट गई, शायद आपको ये बात पता हो। और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उस वक्त आए थे जब प्राइम मिनिस्टर भी कराची में थे। कोर कमांडर कराची के पास एक डेलीगेशन जा चुका है। पुलिस और रेंजर्स के तमाम चीफ्स MQM के पास डे एंड नाइट रब्ता है MQM का, डे एंड नाइट। यानी अब से 1 घंटे पहले भी अगर किसी को पर्ची मिली है तो हमारे पास रिकॉर्ड पर उसकी कंप्लेंट आ चुकी है। जो ग्राउंड पर जाकर मकामी MPA MNA रब्ता कमेटी हम एक्सेस करते हैं, पुलिस को मोबिलाइज करते हैं, खड़ा कर देते हैं घरों के ऊपर ले जाकर रजाकारों को कि इनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ करना जिम्मेदारी है। ताजिर बरादरी जो ये MQM पर्सनल लेवल पे कर रही है, पर्सनल भी और जाहिर है जो सोर्स प्रोवाइड कर रही है। यानी हमने पूरी पुलिस मोबिलाइज की, बावजूद इसके कि पुलिस हाथ पैर जोड़ चुकी है। मोबिलाइज की, आप लोगों का तो होम मिनिस्टर नहीं है। AIG से मंजूर वसान साहब को प्रेशर देके जो पहली मीटिंग हुई थी कि अगर अब इसको नहीं रोका गया, अब मैं आपको बता देता हूँ, वो मीटिंग नहीं रोका गया तो हम बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट करेंगे। और बाकायदा तौर पे हमने वो
वार्निंग के तौर पर, और पुलिस के सारे अफसरान हमारे साथ बिठा दिए गए। बाद में हमें अंदर से ये रिपोर्ट्स आई कि बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ SHO भी नहीं हटा सकती पुलिस, SHO गैंग्स की मर्जी से लगता है। फिर शेर शाह की जो ताजिर बरादरों की किलिंग हुई, आपको याद है हमने पूरा एहतजाज किया था, आपको याद है उस दिन भी शहर बंद था, और आपको याद है लियाकताबाद पे वो 7 जनाजे भी हमने पढ़े थे। आपको ये भी पता है किस तरह से वो मुजरिम बाहर आ गए अदालतों से, उन्हें शनाख्त ना करने की ऊपर कितनी बड़ी सजा मिली है उन ताजिर बरादरी को। हमें ये चीजें एक तसलसल से चल रही है जो हम अपने दोस्तों को बता रहे हैं। जिम्मेदारी MQM अपने लेवल पे सब कुछ कर रही है, सारी जिम्मेदारी आप पर है। पुलिस को मोबिलाइज भी करती है, यानी कि हुकूमत है, हुकूमत MQM की है, हुकूमत MQM की है कराची में लिटरली, और हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। कराची में हुकूमत क्या मतलब है? MQM की हुकूमत नहीं है क्या? यहाँ से अलग है। मैं ये कहना, मैं कराची की इस वक्त बात हो रही है ना, कराची ही सिंध है और सिंधी कराची है। मैं कहना चाह रही हूँ कि कराची जो कि सिंध का शहर है उस पे MQM की लिटरली हुकूमत है। अभी कहा कि पुलिस को मोबिलाइज पुलिस को कर रही है, अभी कहा उन्होंने तो कहा मैंने हमने AIG पे प्रेशर होम मिनिस्टर को प्रेशर किया, उन्होंने पुलिस को मोबिलाइज किया। देखिए जी, मेरे कहने का मकसद ये कि क्या हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए अच्छी लगती है? वो भी इस तरीके से जो इस तरह से ऐवान में हुआ था। अगर हुकूमत को मोटिवेट करना है, हुकूमत को ही, तो ये एक बेहतरीन तरीका ये कि वजीर को जाके मोटिवेट कर ले। लेकिन क्या वजारतें रख के बैठे हुए हैं, वजीर अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू अगर काबीना में रखते हैं तो शायद ये चीज इस तरीके से मीडिया में ना आती। काबीना के इजलास मीडिया में यूं नहीं आते। आपको एतराज किस पे? इस इशू को हाईलाइट करने पे या इस तरह से प्रोटेस्ट करने? मुझे देखे जी, मुझे एतराज है जिस तरीके से ऐवान का तकद्दुस पामाल हुआ, वो इंतहाई दुख देने वाला था। इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर हो गया नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। घर थोड़ी है, बिल्कुल वो घर है, असेंबली है, हाउस कहते हैं, हम हर मेंबर का उतना ही हक है, हाउस कहते और हैं। उस असेंबली में पाकिस्तान बनने के बाद भी हमारा घर है, तो वो सिंध असेंबली हमारा घर क्यों नहीं है? घर नहीं है, ये आप मेंबर हैं, हम उसे हाउस कहते हैं। मेंबर हैं, लेजिस्लेशन होती है, घर नहीं है वो आपका। वो हम इसको हाउस कहते हैं। हाउस का मतलब क्या होता है? कि घर है, यहाँ बैठ के आवाम की भलाई के लिए कानून साजी करते हैं, हम लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। पॉइंट ये है कि इत्तेहादी के खिलाफ क्यों हुकूमत के खिलाफ? हमें अगर NRO बुरा लगेगा और आवाम के मफाद में नहीं होगा, हम पहले आपको बैकडोर से समझाएंगे, आपको नहीं समझ आएगा स्टैंडिंग कमेटी में मुखालफत में वोट देंगे, उसके बाद भी समझ नहीं आएगा तो फ्लोर के ऊपर खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर इम्पोज करेंगे तो फिर हम चीखेंगे। निज़ाम दल हमें पसंद नहीं था, 341 के ऐवान में हम खड़े हो गए, हमने बाहर ठीक है जी, आगे हमें RDS की पसंद नहीं है। आप लोग ये नौबत ना आने दें। मुख्तसर सा हमें समझ में आया, फिर भी वो ये करेंगे, आप वो नौबत। मैं फिर भी दरख्वास्त करूंगी कि असेंबली के तकद्दुस का एहतराम किया जाए और उसमें इस तरीके से ना किया जाए कि मेंबरों के मुंह पे पेपर पार्टियों के मुंह पे फेंका जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अगर कराची के ताजरों से भत्ता नहीं लिया जाता है और अमन अमान हो जाता है तो आइंदा कभी भी नहीं होगा। हम खुद चाहते हैं बख्ते के खिलाफ एक्शन हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर अलवानी आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। नाज़रीन, मुख्तसर ये कि अगर जो मेरे जो ऑनरेबल गेस्ट हैं उनका कहना यही है कि अगर जो MQM की ताल्लुक़ रखते हैं उनका कहना यही है कि अगर यही अमल जारी और सारी रहा तो हम अपना ये एक्ट भी जारी और सारी रहेंगे, आप उसकी नौबत ही ना आने दें। लेकिन जो पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव हुमैरा अलवानी का पॉइंट यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि पार्लियामेंट के तक़द्दुस को ज़रूर बरकरार रखना चाहिए। इस तरह से हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज ना करें। लेकिन हमारा सिर्फ एक मुख्तसर सवाल ये है कि अगर इस हुकूमत को यही एक्शन लेना होता है तो फिर उसको धक्के की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कुछ जवाब से दीजिए। नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।